महाराणा कुंभा, अपराजेय योद्धा, कला और संस्कृति के प्रणेता, नमस्कार। आज हम पुनः पधार रहे हैं भारतवर्ष के उस शौर्य मंडित प्रदेश राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़, जहां का हर पत्थर बलिदान की एक कहानी कहता है, जहां की हवाओं में आज भी स्वाभिमान की सुगंध बसी है। ये गाथा है उस अद्वितीय महाराणा की, जिसने न केवल अपनी फौलादी तलवार से शत्रुओं के अहंकार को चूर चूर किया, बल्कि अपनी सृजनात्मक छेनी और विद्वतापूर्ण कलम से कला, साहित्य और स्थापत्य के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो युगों युगों तक भारत का मस्तक ऊंचा रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये कहानी है उस अपराजेय योद्धा, उस महान निर्माता, उस अद्भुत विद्वान, संगीतज्ञ और कला के गहन पारखी महाराणा कुंभकर्ण की, जिन्हें इतिहास श्रद्धा और गर्व से महाराणा कुंभा के नाम से स्मरण करता है। 15वीं शताब्दी का मेवाड़, एक ऐसा कालखंड जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और क्षेत्रीय शक्तियां अपने प्रभाव का विस्तार करने में लगी थीं। मेवाड़ पर महाराणा मोकल का शासन था। वे प्रजावत्सल थे, किंतु नियति ने उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। सन 1433 में जब वे गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में थे, झीलवाड़ा नामक स्थान पर उन्हीं के विश्वास पात्र चाचा महाराणा क्षेत्र सिंह का दासी पुत्र मेरा और महापा पंवार जैसे कुटिल दरबारियों ने कुछ अन्य सामंतों के साथ मिलकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। शिविर में हाहाकार मच गया। मेवाड़ का सूर्य जैसे असमय अस्त हो गया था। उस समय कुंभा की आयु मात्र 14-15 वर्ष थी। कल्पना कीजिए उस किशोर मन की व्यथा, जिसके पिता का रक्त उसके सामने बिखरा हो, चारों ओर अविश्वास और षड्यंत्र का अंधकार हो, और मेवाड़ का विशाल किंतु संकटग्रस्त राज्य उसके नन्हे कंधों पर आ पड़ा हो। चित्तौड़ का दुर्ग मौन था, प्रजा शोक में डूबी थी और सामंतों में भविष्य को लेकर चिंता व्याप्त थी। इसी भयावह वातावरण में युवा कुंभा ने मेवाड़ के राज सिंहासन पर पद रखा। चुनौतियां पर्वत सी थीं। सबसे पहले पिता के नृशंस हत्यारों को उनके किए की सजा देना और मेवाड़ की आंतरिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। चाचा और मेरा ने तो पास की पहाड़ियों में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करने का दुस्साहस भी कर डाला था। महापा पंवार अपने की पर पछताने के बजाय भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया, जो कि भविष्य में एक बड़े और लंबे संघर्ष का बीज बो गया। युवा कुंभा के नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला थी, किंतु उनके हृदय में असाधारण धैर्य और मस्तिष्क में अद्भुत रणनीतिक कौशल। उन्होंने अपनी दादी महारानी हंसाबाई और मारवाड़ के राव रणमल राठौड़, जो रिश्ते में कुंभा के मामा लगते थे और मोकल की हत्या के समय मेवाड़ में ही थे, के सहयोग से स्थिति को संभाला। रणमल राठौड़ ने अपनी सेना के साथ चाचा और मेरा का पीछा किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके कई सहयोगियों को भी दंडित किया गया। इस प्रकार कुंभा ने अपने शासन के आरंभ में ही अपनी दृढ़ता का परिचय दे दिया। पिता के हत्यारों का एक प्रमुख षड्यंत्रकारी महापा पंवार अभी भी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की पनाह में था। कुंभा ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि वह मेवाड़ के अपराधी को उन्हें सौंप दे, किंतु महत्वाकांक्षी खिलजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह मेवाड़ की आंतरिक फूट का लाभ उठाकर उसे अपने अधीन करने के स्वप्न देख रहा था। यह कुंभा के स्वाभिमान को सीधी चुनौती थी। परिणाम निश्चित था, युद्ध। सन 1437 ईस्वी में मालवा और मेवाड़ की सेनाएं सारंगपुर के मैदान में आमने सामने आ डटी। महमूद खिलजी की सेना संख्या में अधिक थी। उसके पास बेहतर तोपखाना होने का दंभ भी था। दूसरी ओर महाराणा कुंभा स्वयं अपनी वीर राजपूत सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध आरंभ होने से पूर्व उन्होंने अपने सैनिकों में ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि उनकी भुजाएं फड़क उठीं और वे अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। भीषण संग्राम हुआ। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट
और युद्ध के नारों से आकाश गूंज उठा। महाराणा कुंभा ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। वे स्वयं एक साधारण सैनिक की भांति शत्रुओं के बीच घुसकर उनका संहार कर रहे थे। अंततः मेवाड़ के वीरों के शौर्य के आगे खिलजी की सेना टिक न सकी। महमूद खिलजी बुरी तरह पराजित हुआ और उसे जीवित बंदी बना लिया गया। एक शत्रु सुल्तान का युद्ध भूमि में बंदी बनाया जाना यह मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक असाधारण घटना थी। महाराणा कुंभा चाहते तो खिलजी का वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने राजपूती उदारता और राजधर्म का पालन करते हुए उसे 6 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग में बंदी रखा और फिर सम्मानपूर्वक किंतु भविष्य में शत्रुता न करने की चेतावनी के साथ उसे रिहा कर दिया। कुछ इतिहासकार इसे कुंभा की राजनीतिक भूल भी मानते हैं, क्योंकि खिलजी ने जीवन भर मेवाड़ से शत्रुता निभाई, परंतु यह कुंभा के आत्मविश्वास और उनके नैतिक बल का भी परिचायक था। इसी महान विजय और अपनी आराध्य देवी के प्रति कृतज्ञता स्वरूप महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में उस अद्भुत अद्वितीय कीर्ति स्तंभ का निर्माण आरंभ करवाया, जिसे हम आज विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। यह 9 मंजिला लगभग 122 फीट ऊंचा स्तंभ भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला का एक ऐसा खजाना है जिसकी हर ईंट, हर पत्थर पर हिंदू देवी देवताओं, रामायण महाभारत के प्रसंगों और तत्कालीन समाज की छवियों को अत्यंत कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। यह स्तंभ मानो आज भी आकाश में सिर उठाए कुंभा के शौर्य, उनकी कलाप्रियता और मेवाड़ के गौरव की गाथा का मूक गान कर रहा हो। इसके मुख्य शिल्पी जैता और उनके पुत्रों नापा, पोमा और पूंजा का नाम भी इसके साथ अमर हो गया। महाराणा कुंभा का संघर्ष केवल मालवा से ही नहीं था। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह और उसके बाद आने वाले सुल्तानों ने भी मेवाड़ की ओर आंख उठाने का बार बार प्रयास किया। नागौर का राज्य मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। कुंभा ने न केवल इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, बल्कि कई बार गुजरात की सीमाओं में घुसकर भी उन्हें चुनौती दी। लगभग 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर कर उसे आपस में बांट लेने के लिए एक गुप्त संधि की, जिसे इतिहास में चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह महाराणा कुंभा के लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा का समय था। 2 शक्तिशाली सल्तनतें एक साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने को तैयार थीं, किंतु कुंभा विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी अद्भुत सैन्य रणनीति, कूटनीतिक कौशल और अपने वीर सामंतों के अविचल समर्थन से दोनों सुल्तानों के संयुक्त आक्रमणों को विफल कर दिया। उन्होंने बदनौर के निकट दोनों की सम्मिलित सेनाओं को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया। यह उनकी सैन्य प्रतिभा और संकट के समय भी धैर्य न खोने का अद्वितीय उदाहरण था। इसी दौरान मेवाड़ के आंतरिक मामलों में मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। कुंभा के पिता महाराणा मोकल की हत्या के बाद कुंभा के संरक्षक के रूप में राव रणमल राठौड़ का मेवाड़ के दरबार में अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया था। रणमल ने मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया, जिससे मेवाड़ के सिसोदिया सामंतों में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि रणमल मेवाड़ पर राठौड़ों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रणमल ने मेवाड़ के एक प्रमुख सिसोदिया सरदार राघवदेव कुंभा के चाचा की हत्या करवा दी। महाराणा कुंभा अब तक वयस्क हो चुके थे और वे रणमल की बढ़ती शक्ति और महत्वाकांक्षा को समझने लगे थे। उन्होंने मेवाड़ के असंतुष्ट सामंतों के साथ मिलकर रणमल से मुक्ति पाने की योजना बनाई। कहते हैं रणमल की एक प्रेमिका भारमली नामक दासी को इस योजना में शामिल किया गया। एक रात जब रणमल नशे में धुत सो रहा था, भारमली की सहायता से मेवाड़ के सामंतों ने उसकी हत्या कर दी। रणमल की हत्या के बाद उसका पुत्र राव जोधा, जो उस समय चित्तौड़ में ही था, किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर मारवाड़ भाग निकला। इसके पश्चात मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष आरंभ हो गया। महाराणा कुंभा ने मंडोर सहित मारवाड़ के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया।
रावजोधा कई वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, अपनी शक्ति पुनः संगठित करने का प्रयास करते रहे। अंततः कई वर्षों के संघर्ष के बाद दोनों पक्षों को यह आभास हो गया कि इस युद्ध से किसी का स्थायी लाभ नहीं हो रहा। कुंभा की दादी और जोधा की बुआ महारानी हंसाबाई ने दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मध्यस्थता से सोजत नामक स्थान पर आवल बावल की संधि हुई। इस संधि के अनुसार जहां तक आंवलों एक प्रकार का वृक्ष की हरियाली थी वह मेवाड़ का, और जहां तक बबूल के पेड़ थे वह मारवाड़ का क्षेत्र माना गया। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ और रावजोधा को मंडोर का राज्य वापस मिल गया। यह संधि कुंभा की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिसने एक अनावश्यक और लंबे संघर्ष को समाप्त कर मेवाड़ की शक्ति को अन्य महत्वपूर्ण दिशाओं में केंद्रित करने का मार्ग प्रशस्त किया। महाराणा कुंभा को यदि दुर्गों का निर्माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसिद्ध इतिहासकार श्यामल दास ने अपनी कृति वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। इन दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ का दुर्ग। अरावली की 13 ऊंची चोटियों से घिरा, जरगा पर्वत के निकट समुद्र तल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग अपनी अजेयता और स्थापत्य के लिए विख्यात है। कहते हैं इसके निर्माण के प्रारंभ में कई बाधाएं आईं, दीवारें बार बार गिर जाती थीं। तब एक संत ने बताया कि यहाँ एक स्वैच्छिक नर बलि की आवश्यकता है। एक सैनिक इसके लिए तैयार हुआ और जहां उसका सिर गिरा वहां मुख्य द्वार, और जहां धड़ गिरा वहां किले का अंत करने का निर्देश दिया गया। यह कथा कितनी सत्य है यह कहना कठिन है, परंतु यह दुर्ग के निर्माण में आई कठिनाइयों और उसे पूर्ण करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कुंभलगढ़ की प्राचीर लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर सरपट दौड़ सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इस दुर्ग के भीतर अनेक महल, मंदिर, जलाशय और उद्यान हैं, जिनमें कटारगढ़ कुंभा का निजी आवास, जो दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग है, बादल महल, नीलकंठ महादेव मंदिर, वेदी मंदिर और जालीबाब बावड़ी प्रमुख हैं। यही वह दुर्ग है जहां मेवाड़ के एक और महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के अतिरिक्त उन्होंने अचलगढ़, आबू पर, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग जैसे अनेक किलों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाकर मेवाड़ की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। महाराणा कुंभा केवल एक अजेय योद्धा और महान दुर्ग निर्माता ही नहीं थे, वे विद्या और कला के भी महान संरक्षक थे। उनका दरबार विद्वानों, कवियों, संगीतकारों, शिल्पकारों और दार्शनिकों से भरा रहता था, और सबसे बढ़कर वे स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान, कवि, नाटककार और संगीतज्ञ थे। उन्होंने संगीत शास्त्र पर संगीत राज नामक एक वृहद ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय संगीत का विश्वकोश माना जाता है और जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का विस्तृत विवेचन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक सरस टीका लिखी, चंडी शतक पर टीका और संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर टीका, सुधा प्रबंध जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने 4 नाटकों की भी रचना की थी, जिनमें विभिन्न स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। वे स्वयं वीणा वादन में अत्यंत प्रवीण थे, इसीलिए उन्हें अभिनव भरताचार्य, संगीत और नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि के समान नवीन, राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता, और हिंदू सुरतराण, हिंदुओं का रक्षक सुल्तान जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। उनके दरबार के प्रमुख वास्तुशिल्पी थे मंडन, जिन्होंने राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र, देवता मूर्ति प्रकरण, मूर्तिकला, प्रासाद मंडन, रूप मंडन जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरिणी, कलानिधि और द्वार दीपिका जैसे ग्रंथ लिखे। अत्रि और उनके पुत्र महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति की रचना की, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है और कुंभा के शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कान्हा व्यास नामक कवि ने एक लिंग महात्म्य की रचना की,
जिसमें मेवाड़ के इतिहास और गुहिल वंश की वंशावली का वर्णन है। इस प्रकार कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से एक स्वर्ण युग था। सोचिए, एक ऐसा शासक जो दिन में युद्ध की योजनाओं में व्यस्त रहता हो, दुर्गों के निर्माण का निरीक्षण करता हो और रात्रि में काव्य रचना करता हो या संगीत की गहराइयों में डूब जाता हो। महाराणा कुंभा का व्यक्तित्व ऐसा ही अनूठा और बहुआयामी था। उन्होंने मेवाड़ को न केवल सैन्य शक्ति से बल्कि ज्ञान और कला की आभा से भी जगमगा दिया। परंतु भारतीय इतिहास की कई महान विभूतियों की तरह इस तेजस्वी महाराणा का अंत भी अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस महाराणा ने अपना संपूर्ण जीवन मेवाड़ के गौरव, उसकी सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए समर्पित कर दिया, जिसने इतने शत्रुओं को पराजित किया, इतने दुर्ग बनवाए, इतनी कलाकृतियों का सृजन किया, उसे अपने ही रक्त से धोखा मिला। उनके अपने ही ज्येष्ठ पुत्र उदयकर्ण प्रथम ने राज्य की लालसा में अंधा होकर अपने महान और वृद्ध पिता की हत्या कर दी। सन 1468 ईस्वी में जब महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित मामादेव कुंड या सिंहपुरी मंदिर के पास अपने इष्ट देव की उपासना में लीन थे, उदा ने पीछे से कटार से वार कर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह मेवाड़ के इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय था। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता के यश और प्रताप को आगे बढ़ाने के बजाय उनकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त करने का मार्ग चुना। मेवाड़ की प्रजा और सामंतों ने इस पितृहंता उदा को कभी मन से स्वीकार नहीं किया और वह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सका, जिसके बाद उसे उसके छोटे भाई रायमल ने अपदस्थ कर दिया। कहते हैं उदा की भी मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से अत्यंत बुरी अवस्था में हुई, जिसे लोग उसके कुकृत्य का ही फल मानते थे। महाराणा कुंभा का भौतिक शरीर भले ही न रहा हो, किंतु उनकी कीर्ति, उनके कार्य आज भी अमर हैं। उनके द्वारा निर्मित दुर्ग आज भी मेवाड़ के स्वाभिमान के प्रहरी बनकर खड़े हैं। विजय स्तंभ उनके शौर्य का शाश्वत जय घोष कर रहा है। उनके रचित ग्रंथ और उनके द्वारा संरक्षित कलाएं आज भी हमें उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और उनकी गहरी सांस्कृतिक दृष्टि का परिचय देती है। वे केवल एक महान योद्धा, निर्माता या विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतीक और संरक्षक थे। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कल्याण का ध्यान रखे। महाराणा कुंभा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अदम्य इच्छा शक्ति, अटूट राष्ट्र प्रेम, निरंतर कर्मशीलता और अपनी संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग हो तो व्यक्ति अकेले ही इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। वे मेवाड़ के ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत के उन शासकों में से एक हैं जिन पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। उनकी कहानी हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। यह थी अजेय योद्धा, कला संस्कृति के महान उन्नायक महाराणा कुंभा की विस्तृत और प्रेरणास्पद जीवन गाथा। आशा है उनके जीवन के ये विभिन्न प्रसंग और घटनाएं आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी और भारतीय इतिहास के इस देदीप्यमान नक्षत्र के प्रति आपके मन में सम्मान और जिज्ञासा को और प्रगाढ़ करेंगी। धन्यवाद।